हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे वही नेक्स्ट पार्ट। इसमें संसाधन नियोजन के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, संसाधन नियोजन। आपको पहली बात ध्यान रखना है कि संसाधन जो है कोई गिफ्ट नहीं है, क्योंकि गिफ्ट का आप कैसा यूज़ करते हैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो गिफ्ट नहीं है, इसीलिए इसको विवेकपूर्ण यानी कि सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। और सोच समझ के उपयोग करने के लिए एक तरीका है नियोजन। क्या है तरीका? नियोजन। यही आपका टॉपिक है। नियोजन थोड़ा हिंदी वर्ड है, आपको शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन इसको इंग्लिश में प्लान बोलते हैं। प्लान या फिर प्लानिंग, यानी कि संसाधनों को अगर प्लानिंग बना के यूज किया जाए तो फिर ये सही तरीका होगा संसाधनों को यूज करने का। ठीक है, कुछ बातें सुन लीजिए। देखिए, लिखा है, भारत एक ऐसा देश है जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ही ज़्यादा क्या है, विविधता है। एक तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे बहुत सारे संसाधन हैं, वहीं दूसरे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां बहुत कम संसाधन है। ठीक है, कोई प्रदेश ऐसा है जहां पे वो संसाधन के मामले में आत्मनिर्भर है, और कुछ प्रदेश ऐसा है जहाँ पे संसाधनों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। ये होता ही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखिए खनिज और कोयला का कोई कमी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, हालांकि उसका यूज़ हम लोग कम किए हैं। राजस्थान में और गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका भी हम लोग कम यूज़ किए हैं। ठीक है, भारत जो है ये बहुत ही ज़्यादा संसाधन संपन्न देश है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, ये प्रदेश जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी है। और ये बात कर रहा है लद्दाख का। देखिए लद्दाख में आपको संसाधन का कमी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे संस्कृति बहुत अच्छा है, सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छा है। लद्दाख वही है, सोनम वांगचुक के बारे में भी सुने होंगे, वो वहीं से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, संस्कृति कल्चर एक बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। ठीक, इसलिए प्लानिंग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि संसाधन आप देख रहे हैं हर जगह एक जैसा नहीं है। इसीलिए प्लानिंग बना के उसको अगर यूज़ किया जाए तो ही बेस्ट तरीका होगा संसाधनों को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो भारत में संसाधन नियोजन यानी कि इंडिया में इसका नियोजन यानी कि प्लानिंग, इंडिया का संसाधन का प्लानिंग कैसे बनाया गया वो देखिए। संसाधनों को लेकर जो प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया है। संसाधन का प्लानिंग बनाना कोई खेल नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया होता है। इसमें 2-3 प्रोसेस है, 1 2 3 करके 2-3 प्रोसेस है। क्या है वो प्रोसेस? सबसे पहले आप संसाधनों का लिस्ट बनाइए। क्या करना है आपको? संसाधनों को पहचानना है और उसका लिस्ट बनाना है। पहले पता तो चले संसाधन है कौन कौन सा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो सर्वे, फिर उसका डायग्राम बनाना होगा, मानचित्र बनाना होगा, और संसाधन का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना होगा। ठीक है, सब चीज़ जब आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप लिस्ट बना लिए। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में क्या करना है, अब देखना है कि उसको यूज़ करने के लिए हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी वगैरह और स्किल डेवलपमेंट लोगों का कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार आपको पता चल गया कि संसाधन कितना है, कौन सा है, तो फिर अब आपको क्या करना है, उसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आपको चाहिए टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, साथ ही स्किल्ड लोग, स्किल जिसके अंदर उसे निकालने की क्षमता हो, उसको यूज़ करने की क्षमता हो, वैसे लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए स्किल्ड लोगों को चाहिए। ठीक है, फिर आता है संस्थागत नियोजन। हर संस्था अपना अपना प्लानिंग करे, इस तरह का चीज़। ठीक, और थर्ड नंबर में क्या करेंगे, संसाधन का नियोजन करने में जो तीसरा चरण आता है, वो जो नेशनल लेवल का जो योजना चल रहा है, नेशनल यानी कि राष्ट्र, अब भारत देश का अपना बहुत सारा योजना चल रहा है, तो सबको अपने संसाधन नियोजन में उसके साथ समन्वय करना है ताकि देश का विकास हो सके। ठीक है, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय
समन्वय का मतलब होता है समन्वय का मतलब हो गया एक दूसरे में ऐसे काम करना, घुल मिल के काम करना, एक दूसरे को उससे फ़ायदा पहुँचे, इस तरह समन्वय। ठीक है, ठीक। और इसी तरह हम लोग प्लानिंग जो शुरू किए थे इंडिया में, वो पहली बार जब आज़ादी मिला उसके बाद पहला पंचवर्षीय योजना, ये क्या था, 5 साल का सरकारी योजना बनाती थी। सरकार क्या करती थी, योजना बनाती थी 5 सालों का, और 5 सालों का जो योजना रहता था उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोग शुरू कर दिए इस संसाधनों का प्लानिंग करना। ठीक, देखिए आगे कुछ बात बताया है कि अगर किसी क्षेत्र को विकास करना है तो संसाधनों की ज़रूरत है, वहाँ संसाधनों की आवश्यकता है। अगर किसी देश को विकास करना है, किसी क्षेत्र को विकास करना है तो वहाँ संसाधन होना चाहिए। लेकिन अगर संसाधन है भी और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, तो फिर विकास संभव नहीं है। तो फिर क्या है, विकास संभव नहीं है। एग्जाम्पल से बात समझिए, जैसे एक समय में जब ये सब जहाँ से पेट्रोल वगैरह आता है, आपको पता होगा, खास करके खाड़ी देशों से, सऊदी अरब, ईरान, इराक, उन सब देशों में मान लीजिए एक बार पता चला, एक समय में कभी तो पता चला होगा कि यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोलियम का भंडार है। पेट्रोलियम का भंडार है, अब पेट्रोलियम रहता है ज़मीन के अंदर, उसको निकाले कैसे, बाल्टी से, बताइए क्या वो ज़रूरत पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, हैवी मशीनरी, और वो था उन देशों के पास नहीं बल्कि वेस्टर्न देशों के पास। इसीलिए संसाधनों का ज़्यादा यूज़ वही लोग करता है। आगे भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, जस्ट आगे ही दिया हुआ है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि संसाधन किसी जगह के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन संसाधन होने के बावजूद अगर आप टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो फिर आपका विकास संभव नहीं है। ठीक है, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे संसाधन का कमी है लेकिन वो विकसित हो गया है, और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे संसाधन संपन्न है लेकिन वो अविकसित रह गया है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उपनिवेश। उपनिवेश, सबसे पहले एक वर्ड समझ लीजिए, उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई बाहरी देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक समय था जब अंग्रेज लोग इंडिया में आया था और यहाँ के राजा महाराजाओं पर कंट्रोल करके खुद अपना शासन स्थापित कर लिया। तो जब एक बाहरी देश दूसरे देश पे आया और यहाँ पे राज करने लगा तो इसी को वो एक वर्ड में बोला जाता है उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश बोला जाता है। और तो इसमें उपनिवेश है कौन सा, इसमें उपनिवेश है इंडिया, और उपनिवेश करता है अंग्रेज। ठीक है, यही बात आप आगे समझते हैं कि जो उपनिवेश अंग्रेज लोग आया था वो क्यों आया था, घूमने का शौक चढ़ा था, नहीं, वो लोग को चाहिए था संसाधन, और संसाधन उनके देशों में कम है, इंडिया जैसे देशों में बहुत ज़्यादा था, और दुनिया में जहाँ जहाँ संसाधन था वो लोग वहाँ वहाँ गया है। क्यों, क्योंकि संसाधनों का यूज़ करके ही कोई विकास करता है। ठीक है, तो जितना भी उपनिवेश विदेशी आक्रमणकारी लोग रहे हैं वो मुख्यतः किस चीज़ के लिए आए थे, वो संसाधनों के लिए आए थे। उनके पास एक चीज़ और खासियत था, वो संसाधन को यूज़ भी कर सकते थे। अब ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन शायद हम लोग को और समय लगता। वो लोग के पास टेक्नोलॉजी पहले आ गया, जब टेक्नोलॉजी पहले आ गया तो हमसे पहले वो यूज़ कर सकते थे संसाधनों का। और यूज़ करते क्यों नहीं, क्योंकि वो राजा महाराजा तो वही थे, इस देश में हुकूमत उन्हीं का चलता था। और ये इसी देश में नहीं, और भी दुनिया के देश जितना भी है जहाँ जो उपनिवेश बना है हर जगह। तो इससे क्या हुआ, उनको संसाधनों की ज़रूरत है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वो दुनिया में गए और दुनिया में जाके उन संसाधनों को लूटा, उनका दोहन किया, और आज देखिए वो लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। ठीक है, ठीक, तो ये था संसाधन का प्लानिंग, और उपनिवेश लोग जो आया था यानी कि बाहरी देश लोग जो आया था उसका कारण। अब संसाधनों का संरक्षण, नेक्स्ट टॉपिक, संसाधनों का
संरक्षण, संरक्षण का इंग्लिश में बोले तो कंजर्वेशन। संसाधन का संरक्षण, आम भाषा में संरक्षण का मतलब बचाना। ठीक है, कैसे हम संसाधनों को बचा सकते हैं, कैसे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, यही क्या है, संसाधनों का संरक्षण है। देखिए, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि संसाधन लिमिटेड है, आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कीजिएगा तो बहुत सारा समस्या पैदा हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा है कि संसाधन जो है आपके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और जब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो आपको क्या करना है कि उस संसाधन को बचा के चलना है। ठीक, और आप लोग एक चीज़ और पढ़े थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषीय विकास, या सतत विकास भी बोलते हैं इसको। सतत विकास यानी कि आपको विकास ऐसे करना है कि आने वाले पीढ़ी लोगों के लिए भी, आने वाले पीढ़ी के लोगों के लिए भी आपको संसाधन थोड़ा बचा के रखना है। ठीक है, इस तरह संसाधनों का यूज़ करना है। तो संसाधन का संरक्षण करने के लिए गांधी जी एक लाइन बोले थे, अच्छा लाइन है, गांधी जी बोले थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। गांधी जी बोलते हैं कि दुनिया के पास, हमारे पास व्यक्ति के सारे आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। जितना इंसान को ज़रूरत है, एक इंसान ने पूरे दुनिया के इंसान को जितना ज़रूरत है वो दुनिया में अवेलेबल है। लेकिन एक इंसान के लालच, सिर्फ एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए इस दुनिया में साधन नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं? इंसान की ज़रूरत को पूरा कर सकता है दुनिया, लेकिन इंसान के लालच को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, इस दूसरे भाषा में हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इसीलिए गांधी जी जो है वो अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। उनको संसाधनों को बहुत ज़्यादा बचाने का मतलब वो थ्योरी देते थे कि संसाधनों का ह्रास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और चाहते थे कि मशीनों के द्वारा नहीं बल्कि लोगों के द्वारा उत्पादन हो, ताकि ज़रूरत भर इंसान उत्पादन करे, और ज़रूरत भर इंसान उत्पादन करेगा तो ही ये संसाधन लंबे समय तक चल सकेगा। ठीक है, वो गांधी जी का अपना विचार है। ठीक, चलिए, कल हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये विचार जो है, ये विचार आया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। 1968 में क्लब ऑफ रोम वो बोलता है कि देखिए संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, और 1974 में सुमेसर, एक नाम दिया हुआ है यहाँ देखिए, सुमेसर, वो अपनी किताब लिखता है अ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और इसमें गांधी जी के दर्शन को उन्होंने फिर दोहराया है। ठीक, 1987 का समय आता है, एक ब्रंटलैंड आयोग, एक कमीशन बना था, ब्रंटलैंड कमीशन, वो रिपोर्ट देता है, और वही पहली बार संकल्पना प्रस्तुत करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। किस चीज़ का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, और इसी के और एक इस रिपोर्ट के बाद एक किताब रिलीज किया गया था जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, इसका मतलब समझ रहे हैं, हमारा यानी कि हम सभी का भविष्य जो है साझा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसका हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर यही सब जब विचार प्रस्तुत किया गया था तो 1992 में आपने देखा था रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पे बैठक हुआ था, पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आप जो समझ रहे हैं वो ये अभी समझ रहे हैं कि संसाधन कितने हैं, क्या इसको कैसे बचाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भू संसाधन। भू मतलब भूमि, और संसाधन मतलब आपकी ज़रूरत को पूरा करने वाला। तो बताइए, क्या भूमि आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं करता? एकदम करता है, भूमि के बिना रहिएगा कहाँ? ठीक है,
लिखा है भूमि एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जितना भी प्राकृतिक वनस्पति है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, सब कहाँ पे होता है? भूमि पर होता है। लेकिन क्या भूमि अनलिमिटेड है? नहीं, भूमि जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही उपलब्ध है। भूमि क्या है? लिमिटेड मात्रा में ही उपलब्ध है। इसीलिए इसका यूज भी आपको बहुत ही सावधानी से और प्लान्ड वे में करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। अब देखिए, डाटा जब भी पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा कि यार क्या बताया जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब तक समझिएगा नहीं कि कितना क्या है तो फिर कैसे जानिएगा। इसीलिए डाटा को ध्यान रखना होता है, डाटा को याद भी रखना होता है। सारा डाटा नहीं, लेकिन कुछ डाटा ध्यान रखना होता है ताकि आप समझ सकें कि क्या कैसे पूरा होगा। ठीक है। अब जैसे देखिए इंडिया, आप इंडिया का ये क्लास 9 का चैप्टर 2 देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में किस तरह के भौतिक स्वरूप पाया जाता है, यानी कि जंगल जमीन कैसा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप सब पाए जाते हैं। और 43% एरिया में, इंडिया में 43% एरिया में क्या है? तो मैदान है। ठीक। 30% एरिया पर्वत से छिपा हुआ है। इंडिया का जितना भी एरिया है 30% एरिया में सिर्फ पर्वत है। ठीक। और 27% एरिया पठार है। समझ रहे हैं बात आप? यानी कि इंडिया में जो भूमि है, जमीन है, उसको 3 मुख्य जो बताया गया है वो देखिए, 43% इंडिया का एरिया वो मैदानी क्षेत्र है। ठीक। 30% एरिया जो पर्वतीय क्षेत्र है और 27% एरिया जो पठारी क्षेत्र है। ठीक है। तो इनसे क्या करना है? अब ये इसका प्लानिंग बनाना है कि कैसे यूज़ किया जाए। और यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग 1960 और 61 में भूमि का किस तरह यूज़ कर रहे थे और 2014-15 में हम लोग भूमि का यूज़ कैसे कर रहे थे। सारा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ मेजर देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये जो बड़ा भाग दिख रहा है आपको 46.26% है, ये 45.5% है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। ये किस चीज़ के लिए है? गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कि कृषि नहीं, गैर कृषि। गैर कृषि में समझ लीजिए बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, हम लोग विकास कार्य करते हैं, उद्योग बनाते हैं, ये सब चीज़ों के लिए पहले 46% एरिया था, अभी 45%, थोड़ा सा घटा है। ठीक। ये क्या है? ये जंगल है। ये 18.11%, 11 बोलेंगे, 18.11% जंगल उस टाइम था 1960 में। और 23.3%, यानी कि 5% से ज़्यादा हम लोग बढ़ चुके हैं 14-15 में। ठीक। तो यानी कि जंगल हमारा बढ़ा है। ठीक। ये देखिए घटा है मेजर, ये रेड कलर का है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि, बंजर भूमि जहाँ पे खेती मुश्किल से हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ना है, किसको बंजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। बंजर भूमि पहले 18.11% था, लेकिन अभी वो 5.5% आ गया है। ठीक है। ठीक। इसी तरह और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक। भू उपयोग, यह नेक्स्ट टॉपिक ही दिया है, भू उपयोग। भू उपयोग यानी कि आप जमीन का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, जंगल में करते हैं, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, एग्रीकल्चर में करते हैं। ये सारा डिटेल में नीचे पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे नहीं देख रहे। प्रति भूमि बहुत सारा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। प्रति भूमि भी बहुत तरह का होता है और दूसरा तरह का प्रति भूमि भी होता है। ठीक है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये भी एक तरह का भू उपयोग है। ठीक है। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये देख लीजिए क्या होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मान लीजिए इंडिया में 10 लाख हेक्टेयर भूमि है जो खेती के लायक है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर होगा। ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग जमीन पे, क्या एक ही फसल उगाते हैं? नहीं, एक समय में गेहूं उगा रहे हैं, एक समय में चावल उगा रहे हैं। इस तरह उसको डबल तिबल करेंगे तो वो हो जाएगा
ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस यानी कि सकल कृषि क्षेत्र, यानी कि देखिए आपके पास 10 लाख हेक्टेयर मान लीजिए ज़मीन है, आप उसको एक बार बोए तो 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन बोए, लेकिन दूसरी बार बोए तो 20 लाख हेक्टेयर हो गया, तीसरी बार बोए तो 30 लाख हेक्टेयर हो गया। एक साल के अंदर का बात हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप 3 बार बोते हैं साल में, ठीक, तो आप 30 लाख हेक्टेयर यूज किए हैं, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है तो 10 लाख हेक्टेयर, लेकिन सकल कृषि क्षेत्र कितना है तो 30 लाख हेक्टेयर। दोनों में थोड़ा टेक्निकल है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ना है भारत में जमीन का उपयोग कैसे हो रहा है, ठीक। अब भारत में भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है इसके बारे में पढ़ना है। अब भूमि का उपयोग कैसे होगा ये किसी कारकों पर डिपेंड करता है, ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है और आप लोग समझ भी लीजिए क्या है भारत में भूमि उपयोग। अब भूमि उपयोग कैसा होगा, कहीं पे मान लीजिए जमीन पड़ा है तो कैसा यूज होगा, देखिए वहाँ के भौतिक कारक पर डिपेंड करेगा कि वो जमीन है कैसा, भू आकृति है कैसा, क्या पहाड़ी है, क्या पठार है, क्या मैदान है क्या। अब बताइए पहाड़ है तो क्या लोग खेती करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो भूमि है कैसा, भू आकृति कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसा है। जलवायु मान लीजिए पूरा ठंडा एरिया है, मान लीजिए ऐसा जलवायु है जहाँ पानी गिरता ही नहीं है, तो बताइए धान का खेती करेंगे। तो ये सारा चीज़ भूमि कैसे यूज करना है वो भू आकृति पर डिपेंड करता है, जलवायु पर डिपेंड करता है, और मृदा के प्रकार, मिट्टी कैसा है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या घनत्व, वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा है कि कम है, प्रौद्योगिकी की क्षमता, आपके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, आपका कल्चर, याद कीजिए कल्चर, क्या आपका कल्चर वहाँ पे उस चीज़ को मान्यता देता है करने का, और परंपरा, ये सारा चीज़ बताता है कि आप ज़मीन का यूज कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में भूमि का उपयोग, कहीं भी भूमि का उपयोग करने में कौन कौन से तत्व उपयोगी होते हैं, कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं कि कैसे उस भूमि का उपयोग होगा, तो वहाँ ज़मीन कैसा है, जलवायु कैसा है, मृदा कैसा है, जनसंख्या घनत्व कितना है, टेक्नोलॉजी के कितना है आपके पास, कल्चर क्या अलाउ करता है, परंपरा क्या है, तब जाकर डिसाइड होगा कि उस ज़मीन को कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। भारत का जो एरिया आप लोग को पता है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्र है, जिसमें 93% एरिया का डाटा हम लोग के पास है। अब 7% डाटा कहाँ गया, तो 7% डाटा हम लोग के पास है ही नहीं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो वो थोड़ा जटिल भू संरचना है, तो असम जो है मैदानी क्षेत्र है। आप समझ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत कौन सा बात हो रहा है, जो इंडिया का साइड वाला एरिया है। अब असम जो है वो मैदानी क्षेत्र है, तो असम के बारे में तो हम लोग को डिटेल पता है, लेकिन इधर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जंगल या घना जंगल है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को कम पता चलता है। और दो एरिया ऐसा है, जो जम्मू कश्मीर आप लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इस तरह ये एरिया जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, और ये थोड़ा सा एरिया जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, देखिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ, तो यहाँ हम लोग सर्वे नहीं कर पाए, इसीलिए हमारे पास 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 93% एरिया का ही क्या है, भूमि उपयोग का डाटा है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में कैसे यूज होता है भूमि, यहाँ भी आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, ठीक है। और देखते जाइए, सिर्फ डाटा है यहाँ लिखा हुआ। अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है, चारागाह यहाँ जहाँ जानवर चरते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही जो अभी हम लोग पढ़े थे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, वो अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। भारत में जो कुल सूचित क्षेत्र का जितना भी हम लोग को पता है, उसका 54% एरिया में ही खेती होता है। इंडिया में कितना परसेंट एरिया में खेती होता है, 54% एरिया में ही खेती होता है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रादेशिक अंतर भी दिखेगा, आप पंजाब में जाइए तो वहाँ 80% एरिया में खेती हो सकता है, लेकिन
अरुणाचल प्रदेश में जाइए, मिजोरम में जाइए, मणिपुर में जाइए, अंडमान निकोबार में जाइए, तो वहाँ पे 10% से भी कम क्षेत्र है जिसमें खेती हो सकता है। तो प्रादेशिक अंतर भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय वन नीति। हमारे देश में जंगल को लेके एक प्लान बना था 1952 में। उसके द्वारा निर्धारित किया गया था कि इंडिया में 33% एरिया में कम से कम जंगल होना चाहिए। कितना एरिया? 33%। इतना होने से क्या फ़ायदा है? देखिए, जंगल आपके पॉल्यूशन को, आपके सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब इसको अगर हम काटते रहेंगे तो नुकसान होगा। लोग फ़ायदे के लिए काटते रहते हैं, पेड़ काटते रहते हैं, और जब पानी नहीं गिरता है तो बोलते पानी नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो क्या पेड़ से पानी गिरता है? देखिए, जलवायु चेंज कीजिएगा तो आपको असर ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो पेड़ भी जलवायु को पेड़ भी जो है जलवायु को थोड़ा ये क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, वर्ड नहीं आ रहा था, प्रभावित करता है। अब प्रभावित करता है तो अगर आप पेड़ पौधा काटते रहेंगे तो उसका असर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ पेड़ काटने से नहीं होता, बहुत सारा रीज़न है जिसमें से एक है पेड़ काटना। ठीक, तो 1952 में जो इंडिया में राष्ट्रीय वन नीति बना था, उन्हें इसमें बोला गया था 33% एरिया में अगर इंडिया में जंगल रहता है, वन क्षेत्र रहता है, तो ये अच्छा बात है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम लोग के यहाँ वन बहुत कम है। ठीक है, और इससे पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। पारिस्थितिकी मतलब देखिए, ये सिस्टम जो है उसी को पारिस्थितिकी बोलेंगे, इकोसिस्टम। हमारा और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसी को बोलेंगे पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी संतुलन में रहे, ये रहने पे रहेगा। अगर 33% जंगल है तो आप जो भी नुकसान इन्वायरमेंट को पहुंचाएंगे, ये जंगल उसको थोड़ा मैनेज कर लेगा। लेकिन पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब हमारे पास उतना जंगल है ही नहीं। आप पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन को खींचने के लिए कुछ नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए ज़्यादा निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा कोयला वोला जला के बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, गाड़ियों के द्वारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये सारा चीज़ निकल रहा है इन्वायरमेंट में। उसको सोखता कौन? पेड़ पौधा, वो तो हम लोग काट दिए। ठीक है, तो इसी की वजह से पारिस्थितिकी क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है, अनबैलेंस्ड हो रहा है। और अनबैलेंस्ड होगा तो एक दिन आप ही को उसका असर पड़ेगा। अब देखिए, इंडिया में जंगल है कितना? इंडिया में हर 2 साल में एक रिपोर्ट आता है कि इंडिया सर्वे होता है जंगल वगैरह का। उसमें बताया गया है कि इंडिया में 2023 का जो रिपोर्ट था उसमें 21.76% ही ज़मीन है, ही ज़मीन पर वन है। अब बताइए, चाहिए 33% और है 21.76%, तो बताइए क्या आपको उसका असर नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। इसीलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, पेड़ लगाइए, आप लोग को भी लगाना चाहिए, ये सारा मोदी जी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे दिया हुआ है बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। ठीक, अगर हम लोग सही तरीके से भूमि का उपयोग नहीं करते हैं तो इसके कारण समाज में और पर्यावरण में गंभीर आपदा आ सकती है, जिसका थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा। अभी असम का बाढ़ देखिए, तो आप लोग सोच रहे हैं कि असम का बाढ़ हमारी वजह से आया है। एक कारण है, हम बार बार बोल रहे हैं, एक कारण ये भी है, सिर्फ यही कारण नहीं है पेड़ काट दिए तो बाढ़ आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग पेड़ काटने से जलवायु बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। जलवायु चेंज कर रहे हैं तो देखिए, इस बार इधर पानी नहीं गिर रहा और कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, गुजरात डूबा हुआ है, जम्मू कश्मीर तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, सारा पानी उधर क्यों चला गया? ये इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भू निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ? भू निम्नीकरण का मतलब, निम्नीकरण का मतलब होता है, देखिए, निम्नीकरण का मतलब होता है क्वालिटी ख़राब करना, यानी कि क्वालिटी ख़राब हो जाना। क्वालिटी क्या हुआ? पूरा ख़राब हो गया।
यही है। अब भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है और उसका हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसके उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और भावी पीढ़ी भी करेगी। मतलब ये है कि भूमि तो देखिए, भूमि सब लोग यूज़ कर रहा है, जो आ चुका है, जो चला गया वो भी यूज़ कर रहा था, जो हम लोग हैं वो भी यूज़ करेंगे, आने वाले लोग भी यूज़ करेंगे। हम लोग अपने सारी ज़रूरतों के लिए, लगभग दुनिया में जितना भी ज़रूरत है इंसान को, 95% हमें ज़मीन से पूरा होता है। खाना कहाँ से खाते हैं आप लोग? सोचते हैं मम्मी बनाती है, मम्मी कैसे बनाएगी? खाना तो पेड़ बनाता है, भूमि बनाता है, ठीक है। तो भूमि नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या आपको खाना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भूमि से आपको वो सारी चीज़ें मिलती है, ठीक। और इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि भूमि निम्नीकरण ना हो, ठीक। देखिए लिखा हुआ है, भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भारत में जितना भी भूमि है उसमें 13 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। इतना भूमि क्या है? निम्नीकृत है, यानी कि इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, ठीक। फिर यहाँ डाटा है, लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। 56% एरिया है जहाँ पे जल बहुत ज़्यादा हो गया है। शेष लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय यानी कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, चलिए। फिर जंगल काटते हैं, बहुत ज़्यादा जानवरों को चराते हैं। खनन यानी कि जो ज़मीन से कोयला वगैरह निकालते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा भूमि निम्नीकरण में भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे इधर देखिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में यहाँ पे जंगलों को पहले काटा गया, फिर खनन किया गया। अब खनन किया गया, फिर जंगल लगाते नहीं हैं। अगर लगा देते हैं तो बेहतर है। आप यहाँ जंगल काट दिए, कहीं और लगा देते। ऐसा देखिए, सरकार प्रावधान लाया है लेकिन फॉलो कितना होता है ये पता नहीं, ठीक है। इसीलिए तो घट रहा है, ठीक। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंचाई करने से क्या होगा? जल में क्या है? लवण वगैरह होता है, नमक का कण होता है। अब ये बार बार ज़मीन में डालिएगा पानी ऐसा, तो क्या होगा कि ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ये लवण का लेयर बैठ जाता है, जिससे मिट्टी का क्वालिटी धीरे धीरे क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो आप लोग बोल रहे हैं क्या सिंचाई नहीं करेगा, पानी नहीं दें उसमें? देखिए, अगर नेचुरली आ जाए वहाँ पे वैसा फार्मिंग किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन देश के विकास में ये भी ज़रूरी है, तो फिर उसके अलग उपाय है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब में क्या है? लवणीयता और क्षारीयता बढ़ रही है, ठीक है। ये सारा चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास आप लोग समझ रहे होंगे। उद्योग के द्वारा जो पानी यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसमें बहुत सारा केमिकल मिल जाता है, और केमिकल मिल गया उसके बाद वो लोग क्या करेगा? सीधा जल नदी में छोड़ देगा। अभी तो सरकार इसको कंट्रोल किया है, लेकिन छोड़ देता था। अब बताइए क्या क्वालिटी रह जाएगा पानी का? वही पानी आप पीजिएगा तो बताइए कैसे जिएंगे? तो ये सारा प्रॉब्लम आता था, ठीक है। और उसी को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में यहाँ थोड़ा दिया हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अगर भूमि निम्नीकरण यानी कि क्वालिटी अगर ख़राब की समस्या को सुलझाना है तो उसके कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, जंगल को लगाना, वन रोपण, ठीक है, और चारागाहों का उचित प्रबंधन, जहाँ जानवर चरते हैं उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना, कुछ हद तक ये मदद करेगा। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट बनाना, यानी कि लंबा पेड़ों का एक क्या बोलते हैं, श्रृंखला ही बना देना। पशुचारण नियंत्रण यानी कि जानवरों को थोड़ा कंट्रोल में चराना, वो लोग क्या अनलिमिटेड खाएगा। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर अस्थिर बनाने की प्रक्रिया में भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। देखिए, जहाँ पे रेत के टीले बने हुए हैं वहाँ पे झाड़ी वगैरह लगा देना, जिससे वो रेत उड़ के दूसरी जगह ना जाए। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं अरावली रेंज, अरावली के इधर राजस्थान का मरुस्थल है। अगर अरावली को आप काटते हैं तो बोला जाता है कि ये सारा रेत आगे बढ़ेगा, और यूपी जो बहुत ही ये उपजाऊ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यहाँ का रेत अगर मिल गया
तो ये भी मरुस्थल बन जाएगा, मरुभूमि बन जाएगा, यानी कि उपजाऊ के लिए अच्छा नहीं रह जाएगा। तो उपजाऊ, तो अरावली को क्या काटना चाहिए? तो अरावली जो पहाड़ है, इसके बारे में अभी आप लोग कंट्रोवर्सी बहुत सुनेंगे, तो अरावली को नहीं काटना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बालू वगैरह है मरुस्थल में, उसको भी रोकना चाहिए ताकि वो दूसरे एरिया को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। बंजर भूमि को अच्छे से मैनेज करें। बंजर भूमि क्या होता है? जहाँ पे आप, अलग अलग तरह का होता है। कुछ बंजर भूमि ऐसा होता है जहाँ पे आप 1 साल खेती नहीं कर रहे हैं। कुछ बंजर भूमि ऐसा होता है जहाँ पे आप 4-5 साल तक खेती नहीं कर रहे हैं। जैसा वहाँ पे उपजाऊपन हो, तो वो बंजर भूमि, इसका मैनेज करना चाहिए। खनन नियंत्रण, खनन यानी कि जो ज़मीन से गड्ढा करके हम लोग कोयला वगैरह निकालते हैं, उसको क्या करेंगे लोग, कंपनियां क्या करती है कि कोयला निकालो, उसको ऐसे ही छोड़ दो, वहाँ पे जितना पेड़ काटे थे हटा दो, लेकिन कहीं दूसरी जगह लगाओ नहीं। ये सब प्रॉब्लम आता है, तो उसको कंट्रोल करना है। औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जाता है। जो उद्योग के द्वारा जल निकाला जाता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, जिससे जल में प्रदूषण कम होगा और भूमि में प्रदूषण कम होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।